Hello guys, welcome to the YouTube classes. This is Rahul Sharma, your accounts teacher. Guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अकाउंटेंसी की क्लासेस। आज हम 11th क्लास की पूरी अकाउंटेंसी क्लास सीरीज लेने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो मैं अपने अकाउंटेंसी क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, वैसे तो इसके आगे और उसके पीछे काफ़ी चैप्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि इस समय मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप अकाउंटेंसी में बिल्कुल नए हो। अकाउंट्स आपको बिल्कुल भी आती नहीं है, आप बिल्कुल नए और स्टार्ट करने वाले हो अकाउंटेंसी फील्ड। तो देखो, जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज से ही अवगत कराऊंगा अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी की जो लैंग्वेज है, जो इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, हर वो इवेंट जो आपकी बुक्स में एंट्री होगा, जो आपके अकाउंट्स बुक्स को, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप सेल करते हो, परचेज करते हो, किसी को माल उधार बेचते हो, कहीं मशीन खरीदते हो, तो सिर्फ क्या है, ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। सिंपल है, कोई इसमें कहने सुनने वाली बात नहीं है। और देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले समझते हैं। देखो, एवरी बिजनेस इवेंट, हर वो बिजनेस का इवेंट, वो घटना दैट affects your business is called business transaction। जो आप अपने खातों में एंट्री करते हो उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से माने जाएंगे? उसकी दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट है मस्ट बी इन मनी टर्म, और सेकंड है मस्ट बी एन एक्सचेंज और ट्रांसफर। ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। पहला तो मनी टर्म में होना चाहिए, और दूसरा कोई भी एक्सचेंज या ट्रांसफर होना चाहिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स या सर्विसेज का इसमें एक्सचेंज या ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर कोई चीज़ मनी टर्म में नहीं है तो वो आपके बिजनेस में क्यों आएगी? राम एक अच्छा आदमी है, मैसर्स एंड कंपनी में आग लग गई, क्या ये कोई बिजनेस इवेंट्स हैं? जी नहीं, बिजनेस इवेंट्स नहीं है। ये क्वालिटी बता रहे हैं किसी भी आदमी की, या एक इवेंट बता रहे हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में नहीं है। अब किसी बिजनेस में आग लग गई और 10 लाख रुपये घाटा हो गया, ये एक बिजनेस इवेंट है बेटा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक मॉनेटरी टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे खातों में एंट्री हो गई, हमारे अकाउंट्स में आएगा, और मॉनेटरी टर्म होने के कारण ये बिजनेस टर्म कहलाएगा। ठीक है, सेकंड अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अपना दूसरा पॉइंट है बेटा अकाउंट्स। सेकंड पॉइंट लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? सिंपल हिंदी मीनिंग इसका बताऊंगा अगर, तो अकाउंट्स मतलब होता है खाते, आपके अकाउंट्स जिसमें आप एंट्री करते हो। देखो, आपने नॉर्मल देखा होगा कि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं, एक छोटे बिजनेस में ले जाता हूँ तो एक लाल सी किताब होती है, उसमें आप एंट्रियाँ करते हो सारी। सेल की अलग करते हो, एक पेज पे सेल की कर लेते हो, एक पेज पे परचेस की कर लेते हो, एक पेज पे किसी का नाम लिख लेते हो, वो आदमी आपसे जितना उधार ले गया वो उसकी एंट्री कर दी आपने। तो इसे हम क्या कहते हैं? वो बुक, वो खाता जो बन रहा है उसे हम कहते हैं अकाउंट्स। अब
उसी तरीके से अकाउंट्स में भी आपके अकाउंटेंसी में भी बेटा आप अकाउंट्स बनाना ही सीखोगे। पूरे साल आपको अकाउंट्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, सेल अकाउंट बन गया, परचेज अकाउंट बन गया, मोहन अकाउंट बन गया। अब बेटा जितनी भी हम परचेज करेंगे वो सारा कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में। जितनी भी हम सेल करेंगे उधार हो या कैश में करें वो हम सारी करेंगे सेल्स अकाउंट में। और जितनी भी मान लो मोहन हमसे उधार ले गया, मोहन ने हमें पैसा चुका दिया, कुछ कोई पुराने माल का पैसा दे दिया, वो मोहन से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो किसके अकाउंट में जाएगी, वो मोहन अकाउंट में जाएगी, मोहन के अकाउंट में जाएगी। सिंपल है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। मैं आपको कोई भी टेक्निकल टर्म में नहीं ले जा रहा हूँ, सीधे नॉर्मल जो हम कोर्स में अपने बिजनेस में देखते हैं वही बता रहा हूँ आपको। कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। देखो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंट्स, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, लाइक सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस। समझे, अगर सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट में चला जाएगा। इन सबों के एक खाते बन रहे हैं, एक अकाउंट्स बन रहे हैं। तो अगर सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट में, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कोई टेलीफोन की बिजली का बिल पे कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में चला जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में, ठीक है। कोई भी इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, अकाउंट समझ गए। जोड़ा फिर तीसरा आया था हमारा कैपिटल, थर्ड नंबर ले लेते हैं कैपिटल। तो सिंपल, हम अपने बिजनेस को एक अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं आज कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए। 5 लाख रुपए मैंने यानी ओनर ने अपने बिजनेस को दे दी, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, द अमाउंट दैट वी इंट्रोड्यूस to our business to start और run या फिर कहें ऑपरेट अवर बिजनेस, ठीक है। कॉमन सी बात है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने जो पैसा लगाया उसमें वो कैपिटल कहलाती है आपकी। अब एक पॉइंट इसमें निकल कर आता है कि क्या ज़रूरी है कि कैपिटल आपका मॉनेटरी टर्म यानी मनी टर्म में ही हो। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आप सिर्फ जो पैसा लगा रहे हो अपने बिजनेस में वही आपका कैपिटल है। आपके घर में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, आपने वो फर्नीचर ला के अपने बिजनेस में लगा दिया, अपने बिजनेस के यूज़ में ले लिया, दैट ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। कोई गाड़ी खड़ी हुई थी आपके घर में, वो गाड़ी आपने उठा के अपने बिजनेस में ले ली, अपने काम में ले ली, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो कार की जो वैल्यू होगी, जो फर्नीचर की वैल्यू होगी, उसको हम कैपिटल मानेंगे, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय अ प्रोपराइटर, यानी प्रोपराइटर के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है अपने बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और बाय अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स। देखो असेट्स एक टेक्निकल टर्म है, एक ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। असेट्स यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्नीचर, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई भी, या फिर कोई लैंड या ऐसी कोई भी चीज़ मैंने बिजनेस में लगा दी, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है। अच्छा, और कैपिटल का एक दूसरा नाम होता है, कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नेटवर्थ, ठीक है। अगर ये वर्ड आ जाए तो घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी कैपिटल ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला पॉइंट आता है ड्राइंग। सर ड्राइंग तो हमें मालूम है, ड्राइंग माने कला, हमने बहुत करी है अपने क्लासेस में। जी नहीं, देखो अब आप नए एनवायरनमेंट में आ चुके हो, अब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो। कॉमर्स में कैपिटल का मतलब राज्य नहीं है, गुड का मतलब अच्छा नहीं है, और ड्राइंग का मतलब अब कला नहीं रहा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ड्राइंग का मतलब यहां पर क्या है बताता हूं। देखो जैसे कैपिटल है, कैपिटल एक अमाउंट है जो मैंने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है टू रन माय बिजनेस। ये मैं अपने घर में मेरा जो पैसा पड़ा हुआ था वो मैंने बिजनेस को दे दिया कि जाओ भाई बिजनेस करो,
और जो भी प्रॉफिट हो वो मेरे को दे देना। लेकिन इसी बीच मुझे कोई काम आन पड़ा और वो कुछ पैसा या पूरा पैसा जो भी अमाउंट हो वो पैसा मैंने अपने बिजनेस से निकाल लिया। कुछ मान लो 5,000 रुपये अपने बिजनेस से निकाल लिए फॉर अवर पर्सनल यूज़, वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए थे। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग, वो ड्राइंग कहलाएगी। अब सेम वही बात चलेगी, ज़रूरी नहीं है कि मनी टर्म में हो। मान लो मैंने अपना कोई माल निकाल लिया, डेमो दो। मान लो आपका मोबाइल का बिजनेस था, अब आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो क्या आप बगल वाली दुकान पर जाओगे मोबाइल लेने के लिए? नहीं, आप क्या करोगे, एक दुकान में से कोई मोबाइल निकालोगे और उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लोगे, तो वो मोबाइल भी आप क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी आपकी। तो समझ गए, यानी कि बिजनेस में से हम कोई भी पैसा या कोई भी माल अगर हम ले लेते हैं, कोई भी गुड अगर हम ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। ठीक है, द अमाउंट or goods withdrawn from our business called ड्राइंग। ठीक है, समझे, कोई फंडा नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये है, इसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटीज एक बड़ा पॉइंट है, समझेंगे इसे आराम से। देखो मान लो आप सुबह अपने काम पर जाते हो टिफ़िन लेकर, सुबह 9 बजे आप अपने काम के लिए निकलते हो, अपने धंधे के लिए निकलते हो, और रात को 9 बजे आते हो, 12 घंटे काम करते हो। इस 12 घंटे में आप बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो आपके ऊपर या तो बर्डन क्रिएट करती हैं या फिर आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। जैसे कि मान लो आप कहीं किसी से पैसे बोरो कर लेते हो, कहीं किसी से माल खरीद लाते हो जो कि आपको बाद में, जिसका पैसा आपको पे करना है, या फिर ऐसी कोई भी आप काम करते हो जो पैसा आपको वापस देना पड़े, आपके बिजनेस को वापस देना पड़े, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। यानी कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको पे करना है उसे हम कहते हैं बिजनेस की लायबिलिटी, यानी देनदारी। ठीक है, समझ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इजी हो जाएगा। देखो लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो अमाउंट यानी जो कर्जा है उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। जो बिजनेस को आगे पे करना है, जो बिजनेस के ऊपर उसका बर्डन है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। अगर बिजनेस के ऊपर देनदारी हो अपने मालिक के प्रति तो उसे हम कहते हैं ओनर्स लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर अदर देन द ओनर इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। और मालिक के बजाय बाहर वालों के लिए जो जवाबदेही होती है, जो देनदारी होती है बिजनेस की, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको कैपिटल पढ़ाया था। कैपिटल एक ओनर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, उसका जो पैसा घर रखा होता है वो अपने बिजनेस को दे देता है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक बिजनेस को और मालिक को अलग अलग माना जाता है। क्यों माना जाता है वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये, कि बिजनेस को और ओनर को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। तो एक ओनर ने अपने बिजनेस को 5 लाख रुपए दे दिए एज अ कैपिटल कि जाओ भाई अपना काम करो, धंधा चलाओ और प्रॉफिट मेरे को लाकर दो इसका, यानी ब्याज। जैसे आप किसी को पैसे उधार देते हो ब्याज लेते हो, उसी तरह जब आप बिजनेस को पैसे उधार देते हो तो प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, अब वो पैसा जो 5 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस को दिए हैं वो एक ना एक दिन बिजनेस को आपको वापस लौटाने हैं, तो वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी हो गई और उसे हम कहेंगे ओनर्स लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, मान लो आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, आपने बैंक से पैसा उधार लिया हुआ है, बैंक से ओडी ली हुई है, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, या किसी से किसी भी तरीके का कर्जा ले रखा है, किसी से माल खरीद ला है और पैसे नहीं दिए अभी तक, तो ये क्या होता है, ये आपके बिजनेस के ऊपर बाहर वालों के लिए जवाबदेही है, बाहर वालों की लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ
द अमाउंट दैट पेएबल बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटी दो तरीके की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी अमाउंट पेएबल टू ओनर लाइक कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट दैट वी हैव टू पे और पेएबल टू एक्सटर्नल पर्सन्स लाइक बोरोइंग, लोन एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए? कोई भी इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी है नहीं। अच्छा, इंटरनल लायबिलिटी हो या एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, अकाउंट्स में दोनों का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है, दोनों की एक ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट लायबिलिटीज दो तरीके की होती है जिनके ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, वो हम सीखते हैं। देखो, लायबिलिटीज देख रहे हैं और देखो समझो, उसमें लायबिलिटीज आपकी बुक्स में दो तरीके की दे रखी हैं। एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरी होती है करंट लायबिलिटीज। अरे सर, करंट का मतलब तो मैं मान लो ना, करंट माने जो बिजली का तार निकल रहा है उसमें जो करंट पास हो रहा है वो करंट नहीं बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अब आप अकाउंट्स में आ चुके हो। करंट का मतलब अब वो वाला करंट नहीं रहा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। करंट का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। करंट मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड और नॉन करंट मतलब अ लॉन्ग टाइम पीरियड। करंट मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड। बेसिकली अकाउंटिंग में करंट को 12 महीने का, यानी शॉर्ट टर्म को 12 महीने का टाइम माना जाता है और लॉन्ग टर्म को मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो जो लायबिलिटीज दो नॉर्मल सी बात है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में कौन सी आएंगे? वो लायबिलिटीज जो आपको आफ्टर 1 ईयर पे करने हैं, यानी वो कर्जे, वो पेबल्स, वो पेमेंट्स जो आपको 1 साल बाद करने हैं। लायबिलिटीज दैट पेबल आफ्टर 12 मंथ्स इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज की कुछ एग्जाम्पल बताया जाए। मान लो आपने गवर्नमेंट से कोई लोन ले लिया, मान लो जैसे अभी मोदी जी ने नए नए लोन इंट्रोड्यूस किए हैं एमएसएमई के लिए कि आप लोन ले जाओ और इसे 1 साल बाद पे कर देना, बल्कि इसकी ईएमआई भी जो स्टार्ट होंगी वो 1 साल बाद स्टार्ट होंगी। तो वो लोन जो आप एमएसएमई के तौर पर ले रहे हो, जो मोदी जी से आप ले रहे हो, जो मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करे हैं, वो किस तरीके के लोन है? वो नॉन करंट लायबिलिटी से आपके ऊपर, आपके बिजनेस को वो 1 साल के बाद पे करना है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये ज़्यादा डीप में नहीं ले रहा, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, ज़्यादा डीप में ले जाऊंगा। आगे आप क्वेश्चंस लेते चलोगे इसके तो आपको मालूम पड़ता रहेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इस टाइप की चीज़ें नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? उसका उल्टा ले लो, नॉन करंट का। लायबिलिटीज़ दैट पेएबल विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज़। मान लो आप किसी से कोई माल खरीद रहा है तो उसको कब पेमेंट दोगे? अगले साल। भाई कल ही आके छाती पे खड़ा हो जाएगा कि भाई कल माल ले गए थे, पेमेंट दो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते रुक लेगा, 1 महीने रुक लेगा, लेकिन वो आपको पे करना होगा विद इन 1 ईयर। तो क्रेडिट सेल उस पर्सन को, आपको जिससे आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है, उस पर्सन को आपको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ेगा। देखो अभी मैं टेक्निकल टर्म में ले आ रहा, ऐसे पर्सन को वैसे हम क्रेडिटर बोल देते हैं,
जिससे हम उधार ले आते हैं और उसको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है हमें, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। जिस आदमी को हमें पेमेंट करना है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। मतलब मोहन से हम 1 लाख रुपए का माल ले आए तो मोहन हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है। मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपको मालूम नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैं आपको पहले बैंक ओडी समझा देता हूँ। देखो, करंट अकाउंट में बैंक एक लिमिट बनाती है कि आपके अकाउंट में जितने भी रुपए पड़े हो उसके ऊपर आप 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आप छोटे बिजनेस हो तो आपको 10,000 रुपये की ओडी लिमिट दे देगी, बड़ा बिजनेस है तो 1 लाख रुपये की ओडी लिमिट दे देगी कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपये अगर पड़े हुए हैं तो आप 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, 11 लाख रुपये विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन वो आप पैसा आपको पे करना है विद इन 1 ईयर। उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक से लिया हुआ एक शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपके कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है, वो आपको पे करना है विद इन 1 ईयर। ठीक है, लायबिलिटी समझ गए? ईजी था, कुछ नहीं है। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता हमारा असेट्स। देखो, जैसे लायबिलिटीज़ है, मैं वही एग्जांपल लूँगा सिंपल। सुबह 9 बजे के निकले, शाम को 9 बजे आए, ऐसे काम करे जिससे कि आपके बिजनेस के ऊपर कुछ जवाबदेही बन गई, कुछ कर्जे हो गए, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होती हैं। शॉर्ट टर्म को करंट भी बोलते हैं और लॉन्ग टर्म को नॉन करंट बोलते हैं। उसी तरीके से आप ऐसे भी कुछ काम करते हो जिससे आपको फ़ायदा होता है और आपकी संपत्ति बनती है, उसे हम कहते हैं असेट्स। ठीक है। जैसे मान लो आप कोई मशीन खरीद ली तो वो मशीन आपकी बिजनेस के लिए क्या है? वो असेट्स है। मान लो आपने उधार माल बेच दिया, आपने कल को उसके पैसे लेने हैं तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा? असेट्स। ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, आपके बुक्स में क्या डेफिनेशन दे रखी है इसकी। असेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। आपके एंटरप्राइजेस के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं असेट्स। That is the economical resource of the business. In other words, anything which will enable the firm to get economical benefit in the future. जिस आपकी उस संपत्ति से आपको आगे आने वाले भविष्य में इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, ये आपका बिजनेस इजी होता है, उसे हम कहते हैं असेट्स। ठीक है। देखो, असेट्स, द प्रॉपर्टी owned by a business called assets। ठीक है। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, वो ज़मीन, वो लैंड जिस पर आप काम कर रहे हो वो भी आपकी संपत्ति है। वो मशीनें जो आपने अपने बिजनेस में लगा रखी हैं वो भी आपकी संपत्ति है। ठीक है। वो आदमी यानी कि डेटर जिससे कल को आपको पैसा लेना है, जो आप उधार में माल ले गया आपसे और उसका पैसा नहीं चुकाया है, वो भी आपकी संपत्ति है आपके बिजनेस की, जो आगे आके आपको फ़ायदा देने वाली है। ठीक है। तो ये सब एक छोटे से एग्जांपल हैं असेट्स के। अब जब लायबिलिटीज़ के अलग अलग टाइप्स हैं तो असेट्स का पीछे रहने वाला था। असेट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है करंट असेट्स, सेकंड होता है नॉन करंट असेट्स और तीसरा होता है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है। ये 3 तरीके के आपके असेट्स होते हैं। करंट नॉन करंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। करंट मतलब अ शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब अ लॉन्ग टर्म। देखो, वो असेट्स जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए आपकी बुक्स में शो कर रही हैं, जो 1 साल के बाद आपकी बुक में शो नहीं करेंगी, उसे हम क्या कहते हैं? करंट असेट्स। सेम, कोई आदमी आपसे पैसा उधार ले गया कि भाई परसों दे दूंगा, कल परसों दे दूंगा, ले लियो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। कोई माल उधार ले गया आपसे, कह रहा है कि बाबूजी 1 हफ्ते बाद पैसे ले लेना, इससे 1 हफ्ते बाद मुझसे आप पैसे ले लेना। मान लो मोहन है, मोहन आपसे पैसा ले गया तो मोहन आपकी बुक्स में आएगा और वो आपका डेटर कहलाएगा। डेटर यानी वो पर्सन जिससे कल को आपको पैसा लेना है,
उसे हम कहते हैं डेटर। तो डेटर आपके करंट असेट्स होती हैं, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नॉन करंट असेट्स पे। देखो नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी फिक्स असेट्स होती हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले होते हो, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो। लाइक देखो, मान लो आप कोई मशीन ले आए, मशीन आपको, आप आज मशीन ले आए और 10 साल तक उसे यूज़ करोगे अपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें क्या, वो क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, वो एक फिक्स्ड असेट्स है आपकी। तो मशीनरी, कोई फर्नीचर इंस्टॉल करवाया, कोई फर्नीचर बनवाया आपने अपने बिजनेस के लिए, वो आप क्या आज खरीदो और 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा, वो नहीं, वो आप नए कितने सालों तक यूज़ करोगे, 1 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो उसे हम कहेंगे फिक्स असेट्स। फर्नीचर आपका फिक्स असेट है। लैंड, आज आपने एक लैंड खरीद ली, कोई ज़मीन खरीद ली जिस पे आप कारोबार कर रहे हो अपना, दसियों साल तक, सदियों तक, जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक आप उसको एक्वायर कर रहे रहोगे, वो लैंड, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स असेट्स है। और फिक्स असेट होने की देखो एक कंडीशन और होती है कि आप उसको ओन करो। मान लो किराए की ज़मीन ले रहे हो, तो वो क्या, वो आपकी फिक्स असेट मानी जाएगी? जी नहीं, वो आपकी असेट नहीं है, वो आपकी संपत्ति नहीं है जो आप उसे फिक्स असेट्स बोलोगे, ठीक है। और तीसरा आता है फिक्टिशियस असेट। देखो समझना जरा, टेक्निकल टर्म है। फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं? मतलब करंट असेट्स यानी कि वो असेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बिजनेस में हमारी संपत्ति बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म असेट्स जो आज खरीद लिया और ना जाने कब तक यूज़ करेंगे उसे लॉन्ग टर्म तक। और उसी के विरुद्ध फिक्टिशियस असेट्स वो एक्सपेंसेस होते हैं। जी हाँ, वो एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा तक फ़ायदा देने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। सर कोई एग्जांपल देकर बताओ तो ज़रा मजा आ जाए। ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। फिक्टिशियस असेट्स, मान लो आप साबुन की कंपनी हो गई, आप साबुन का कोई व्यापार चलाते हो, आपको कैटरीना कैफ को एंडोर्समेंट करवाना है, कैटरीना कैफ को लेना है ताकि आप कोई एंडोर्समेंट करवा सको अपने साबुन का। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी हाउस के पास जाओगे, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास जाओगे, उससे कहोगे कि भाई मेरे साबुन का ऐड करवाओ और कैटरीना कैफ को मेरे एडवर्टाइजमेंट में दिखाओ, कैटरीना कैफ को मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा। अच्छा साहब, ले लेंगे। कितना खर्चा आएगा साहब? कि 25 लाख रुपए तो हमारा और 2.5 करोड़ कैटरीना कैफ का। तो समझ रहे हो कितना मोटा खर्चा हो रहा है। लेकिन ये खर्चा बेटा आपको आने वाले कई सदियों तक फ़ायदा देने वाला है। ये आपके बिजनेस में सेल बढ़ाएगा न जाने आने वाले कितने टाइम तक। अब आपने उस पब्लिक एजेंसी से, आपने उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से टाई अप कर लिया कि भाई ये जो मेरा एडवर्टाइजमेंट बनेगा ये अगले 5 साल तक दिखाना है। देख रहे हो ये जो एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं, ये जो एक्सपेंस हो रहा है, मान लो 2.5 करोड़ कैटरीना कैफ लेगी और 25 लाख रुपए मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दूंगा। देख लो कितना मोटा खर्चा हो रहा है। लेकिन इससे मेरा एडवर्टाइजमेंट टीवी पर 5 ईयर्स के लिए आएगा, 5 साल तक ये एडवर्टाइजमेंट सोनी टीवी पर, स्टार प्लस पर, कलर्स पर 5 साल तक शो करता रहेगा। यानी 5 साल तक मेरी सेल बूस्ट रहेगी। जो सेल मेरी 10 लाख की हो रही थी वो कैटरीना कैफ के नाम पर अब 25 लाख की होने लग जाएगी। यानी इससे मेरे को फ़ायदा पहुंचेगा। ये मेरा असेट है, ये मेरी संपत्ति बन गई। इससे मेरे को भविष्य में फ़ायदा होगा। असेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी अभी कि उससे आपको इन फ्यूचर कोई भी फ़ायदा होने वाला हो, उसे हम कहते हैं असेट्स। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो आप अपने बिजनेस के ऊपर कर रहे हो अपनी सेल बूस्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। और वो आपको फ़ायदा देने वाला हो 1 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल के अंदर अंदर दे रहा है तो वो एक साल से ज़्यादा,
उसे हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, समझ गए? कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, यहाँ तक समझ गए? देखो क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आज लिमिटेड टॉपिक रखते हैं। अकाउंट्स की पहली क्लास थी, क्योंकि आप अभी एनवायरनमेंट में आए हो कॉमर्स एनवायरनमेंट से अभी ज़्यादा अवगत नहीं हो आप, तो मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा अपने किसी भी बुक को पकड़ो और ये पॉइंट्स को वहाँ पर पढ़ो, जिससे कि आप ज़्यादा डीप में जा पाओगे इन प्रॉब्लम्स के। मैंने आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं ले गया हूँ, लेकिन आप अपने बुक में जाओ, शायद वहाँ पर आपको कुछ नया मिले जो मैं आज नहीं पढ़ा पाया हूँ आपको, तो वहाँ पर देखो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको मेरे जो टर्म्स हैं वो समझ में आएंगे। ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखे हैं मैंने, नॉर्मल क्लासेस रखी हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म आगे आने वाले कोर्सेज में, आगे आने वाली क्लासेस में मैं कवर करूँगा। टेक्निकल टर्म पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूँगा, कोई भी चीज़ रटी नहीं जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके साइंटिफिक मेथड्स पर, जो अकाउंटिंग के साइंटिफिक मेथड्स हैं उन पर कवर करूँगा। कुछ भी याद कराने वाली चीज़ नहीं है इसमें, पूरे अकाउंट्स आपको इजीली मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इस क्लास में मैंने आपको कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये वीडियो उस आदमी पर पहुँच पाए, उस बच्चे पर पहुँच पाए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आगे मिलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।